मेरे युवा साथियों, आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। और इस नए वर्ष में सब अपने लिए कुछ न कुछ वादे करते हैं। आप भी अपने आप से वादा करें कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे और जूझेंगे, चुनौतियों से जूझते हुए हमेशा अपने सपने पूरे करने में लगे रहेंगे। हार नहीं मानना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब मैं आपके सामने आऊँगा बार बार अपने कुछ वीडियोज़ लेकर, कुछ क्लासेस लेकर। तो आज मैं उपस्थित हूँ नए साल की पहली क्लास लेकर, जहाँ मैं आपसे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। तो आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेजी भाषा को व्यक्त करने के लिए और टेंसेस को समझने के लिए, वाक्यों को नेगेटिव इंटरोगेटिव में बदलने के लिए हमें ऑक्सिलरीज की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग जितना आसान लगता है उतना ही जटिल भी है। इन ऑक्सिलरीज में से, जो कि संख्या में 24 होती हैं, उन 24 ऑक्सिलरीज में से मैं आज एक ऑक्सिलरी की बात आपसे करने जा रहा हूं। वो है हैव वर्ब का प्रयोग। हैव वर्ब का प्रयोग जितना रोमांचक है, उतना ही विविधता लिए हुए है, उतना ही जटिल भी है। जैसे कि आपको पता है कि कहने को तो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, किंतु ये ऑर्डिनरी वर्ब का भी कार्य करता है। ऑर्डिनरी वर्ब से तात्पर्य है मेन वर्ब, जिसको आप कहते हैं। तो आज मैं आपको हैव वर्ब के प्रयोग के संबंध में कुछ बताने जा रहा हूं। आए और देखें। आपको पता है कि जो हैव वर्ब है, इस हैव वर्ब का प्रयोग हम लोग ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी करते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी करते हैं। अब सवाल ये है कि आपने बचपन से पढ़ा है कि हैव ऑक्सिलरी वर्ब है। मैं कह रहा हूं कि ऑर्डिनरी वर्ब भी हो सकता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो हैव ऑर्डिनरी वर्ब है कि ऑक्सिलरी वर्ब है? तो ध्यान रखिए, अगर वो ऑर्डिनरी वर्ब होगा तो इसके बाद कोई नाउन आएगा, और ये अगर ऑक्सिलरी वर्ब होगी तो इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ये सीधी सी पहचान है। अगर आप हैव वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं या कहीं पे आप हैव वर्ब को देख रहे हैं, अगर उस हैव के बाद कोई नाउन आया है तो वो मेन वर्ब है, ऑर्डिनरी वर्ब है। और अगर उस हैव के बाद कोई पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो आप समझिए कि ऑक्सिलरी वर्ब है। अब इस डिफरेंस को समझने के लिए हमें इसका प्रयोग देखना पड़ेगा कि कैसे हम प्रयोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि हैव ऑर्डिनरी वर्ब भी होगा, हैड ऑक्सिलरी वर्ब भी होगा, तो फिर इन दोनों को हमें अलग अलग सेगमेंट में पढ़ना होगा। इस वीडियो में मैं आपको आज हैव को ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए हम देखते हैं हैव को ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में। जब हम हैव को ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है, फिर ऑर्डिनरी वर्ब जब होगा तो वो उसका प्रयोग ठीक उसी प्रकार होगा जैसे आम ऑर्डिनरी वर्ब के होते हैं, चाहे ईट हो, प्ले हो, रीड हो, राइट हो, वैसे ही हैव की बात करेंगे। जब आप हैव को ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका फॉर्म बनेगा प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट में आप या तो हैव का प्रयोग करेंगे या तो हैज का। ठीक, इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? हैड। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? हैड। और इसका फोर्थ फॉर्म, जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, वो होगा हैविंग। तो आप देखें, जब ये ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में आएगा तो ये इसका प्रेजेंट फॉर्म है, ये इसका सेकंड फॉर्म जिसको आप पास्ट कहते हैं, ये इसका थर्ड फॉर्म जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और इसका फोर्थ फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब
जब आप इसको ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर तब क्या बनेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैव, और जब मैं यहाँ हैव की बात कर रहा हूं तो ध्यान दें इसमें हैज भी शामिल है, हैड भी शामिल है। हमेशा हम फॉर्मूले में बेयर फॉर्म या बेस फॉर्म को लिखते हैं और बेस फॉर्म होता है हैव, इसी को हम सिंगुलर में बनाते हैं तो हैज होता है, सेकंड फॉर्म में बनाते हैं तो हैड होता है, थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो हैड होता है, आईएनजी जोड़ते हैं तो हैविंग होता है। अब इसके बाद कोई आएगा नाउन। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में जो हैव है ये ऑर्डिनरी वर्ब है। अब सवाल उठता है कि कोई भी आप वाक्य लिखेंगे तो उसका कोई ना कोई टेंस होगा, इस वाक्य का टेंस आप क्या निर्धारित करेंगे? जब भी हैव को आप इस स्ट्रक्चर में लिखते हैं तो इस वाक्य का टेंस या तो प्रेजेंट सिंपल होगा या तो पास्ट सिंपल होगा। कोई आपसे पूछे कि ये वाक्य किस टेंस में होगा, उदाहरण के लिए आपने कहा ही हैज अ काउ, तो ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल में है, और इसी को मैं लिख दूं ही हैड अ काउ, तो फिर ये पास्ट सिंपल में है। जब आप हैड का प्रयोग करेंगे तो पास्ट की बात होगी, जब आप हैज हैव का प्रयोग करेंगे तो प्रेजेंट की बात होगी। ही हैज अ काउ, उसके पास गाय है, ही हैड अ काउ, उसके पास गाय थी, ये प्रेजेंट सिंपल में है, ये पास्ट सिंपल में है। अब सवाल ये उठता है कि जब आपने तय कर लिया कि हैव का प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में होगा तो ये प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल में होगा, फिर इन वाक्यों का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तब कैसे बनाया जाए? तो आपको ये बात समझनी है कि जब भी आप हैव क्रिया का प्रयोग इस रूप में करेंगे तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें 3 अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। आप जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो एक तो इसका नेगेटिव नो से बन सकता है, दूसरा इसका नेगेटिव नॉट से बन सकता है, और तीसरा इसका नेगेटिव डोंट या डजंट या डिडंट से बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कुछ लोग इस बात को सुन के चौंक सकते हैं कि हैज हैव तो खुद ही ऑक्सिलरी है, इसके साथ डू डज का प्रयोग कैसे होगा? अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ हम लोग हैव को ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, ऑक्सिलरी के रूप में नहीं। और ऑर्डिनरी के रूप में जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो इनके अलग अलग अर्थ होते हैं। कभी इसका मतलब पोजीशन होता है, कभी इसका मतलब रिलेशन होता है, कभी इसका प्रयोग हम खाने पीने सोने टहलने बातें करने के लिए करते हैं। इसलिए आप इनका प्रयोग करके जब वाक्य बनाएंगे तो वो सिंपल प्रेजेंट या पास्ट होगा। जब सिंपल प्रेजेंट या पास्ट होगा तो हम डू डज का प्रयोग कर सकते हैं, हम चाहे तो नो का प्रयोग कर सकते हैं, हम चाहे तो नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज समझिएगा कि जब आप नो या नॉट की बात करते हैं तो ये प्रयोग वास्तव में ब्रिटिश प्रयोग है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में होता है। और जब आप डोंट डजंट या डिडंट का प्रयोग करते हैं तो ये एक्चुअली अमेरिकन इंग्लिश है। अमेरिका के लोग डोंट डजंट डिडंट का प्रयोग करके हैव का नेगेटिव बनाना पसंद करते हैं जब इसका प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में होता है, और ब्रिटेन के लोग नो या नॉट का प्रयोग करके इसका नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाते हैं। अब सवाल उठता है कि सिर्फ इस फिगर को देख के तो कुछ होना नहीं है, हम इसको कैसे समझेंगे कि कब नो कब नॉट कब डोंट या डजंट? तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इसका प्रयोग करेंगे। आइए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं कहूं कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। आप इस वाक्य में इसका नेगेटिव, ये जो नहीं का अर्थ है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ही हैज
नो हाउस टू लिव इन। ध्यान रखिएगा कि लास्ट में जो मैंने इन लिखा है इसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर उस इन को आप नहीं प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस रॉन्ग होगा, उसमें प्रीपोजिशन का एरर होगा। अब वो क्यों आया ये चर्चा का विषय है, किंतु यहाँ नहीं, आगे चल के आप पढ़ेंगे कि जब कभी कोई इन्फिनेटिव किसी नाउन के साथ आता है और वो नाउन अगर कोई मीन्स होता है, कोई टूल्स होता है, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन जरूर आता है। ये चर्चा कभी इन्फिनेटिव के चैप्टर में आप देखें, फोकस करें यहाँ पर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही हैज़ नॉट एनी हाउस टू लिव इन। ये देखिए, अब आपने जब नॉट लगाया तो एनी आ गया। आप इस वाक्य का अनुवाद नो से कर सकते हैं, आप यहाँ नहीं के लिए नॉट एनी का प्रयोग कर सकते हैं। और मैंने अभी कहा कि चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो हम यहाँ डू डज डिड का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही डजंट या डज नॉट, आपकी जो मर्जी हो लिखिए। अब चूंकि यहाँ पे डजंट आ गया, डज आ गया, आपको पता है कि डू डज के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, बेयर फॉर्म आती है, इसलिए जो हैज है ये अपने मूल रूप में आ जाएगी, अर्थात ये हैव हो जाएगी। ये देखें, तो ही डजंट या डज नॉट हैव अ हाउस टू लिव इन। तो आप देखें, हैव जब ऑर्डिनरी वर्ब का कार्य करेगा तो आप उसका नेगेटिव नो से बना सकते हैं, नॉट एनी से बना सकते हैं, डजंट या डोंट या डिडंट। अब जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे नहीं है की जगह था होता तो यहाँ हैड होता। जब यहाँ हैड होता तो फिर यहाँ पर डजंट या डज नॉट की जगह डिडंट या डिड नॉट होता। आप टेंस के अनुसार इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा हैज ही नो हाउस टू लिव इन। आप ये भी कह सकते हैं कि हैज ही नॉट एनी हाउस टू लिव इन। और आप ये भी कह सकते हैं कि डज ही हैव नॉट एनी हाउस टू लिव इन। इस तरह बस आप ये जरूर कह सकते हैं कि जो मैंने ऊपर के वाक्य लिखे हैं ये ब्रिटिश इंग्लिश में अधिक फॉलो होता है, ये जो वाक्य है ये अमेरिकन इंग्लिश में अधिक फॉलो होता है। उसी तरह से एक ब्रिटिश इंग्लिश में ये पॉपुलर है और अमेरिकन इंग्लिश में ये पॉपुलर है। किंतु हम जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं या स्पीकर्स हैं उनकी बात करें तो हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। आप इसमें से किसी को भी अमेरिकन या ब्रिटिश इंग्लिश कह के छोड़ नहीं सकते कि ये सही है, ये गलत है। वर्ल्ड वाइड ये सारे के सारे प्रयोग अत्यंत लोकप्रिय हैं, प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए आप इन दोनों नियमों पे ध्यान दें, आपकी परीक्षा में कहीं से भी सवाल बन सकते हैं। आज मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, ये शुरुआत है। मैं आना चाहता था आपके बीच तो आया हूँ। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूँगा और इसी तरह से छोटे छोटे सेगमेंट में मैं आपके बीच आता रहूँगा। ये एक अध्याय जो शुरू हुआ है इसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा और छोटे छोटे सेगमेंट में एक साथ सब कुछ लेकर आना उचित नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।